साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहब, पेरियार साहब और मान्यवर काशीराम साहब, वो सब पत्रकार ही थे। उन्होंने अपने समय पर अखबार निकाले हैं, लंबा उनका संघर्ष रहा है पत्रकारिता में भी। तो उनकी विरासत को आगे ले जाते हैं तो हमारे ऊपर जरूर जिम्मेदारी रहती है। डॉक्टर अम्बेडकर, आपको याद होगा, महाड़ आंदोलन किया था, किस तरह से बर्बरता के साथ दंगाइयों ने उनके ऊपर हमला किया, लोगों के सिर फोड़ डाले, उनको धमकियाँ दी गई। गांधी ने किस तरह से पूना पैक्ट के जरिए जो कहीं की जो मानसिक हिंसा है वो उसका शिकार बाबा साहब को बनाया। जय हिंद साथियों, हाजिर हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसा सितारा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि बहुजन आकाश पर अगर कोई चमक रहा है और बहुजन धुरी पर अगर कोई चमक रहा है तो वो एक सितारा ऐसा है जिसका नाम है सुमित चौहान। साथियों, आज सुमित चौहान भाई मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सुमित भाई से जानते हैं जिस तरह से वो बहुजन विचारकी को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से अपनी शानदार पत्रकारिता से हज़ारों लाखों यूट्यूबर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। उनको देखकर आज मेरे जैसे यूट्यूबर्स भी यूट्यूब पर आए हैं और काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुमित भाई से जानते हैं उनके बारे में, जिस तरह से वो मूवमेंट को चला रहे हैं। सुमित भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भीम। 131वीं बाबा साहब की जयंती पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भीम। बहुत शुक्रिया विजय, जय भीम। और आपके सभी दर्शकों को बहुजन जागो बहुजन शक्ति जो चैनल है आपका, उसके सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है, जश्न का दिन है, आपसे मुलाकात। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो इंटरव्यू मैं कर पा रहा हूँ ये इसके पीछे का कारण खुद सुमित भाई हैं। सुमित भाई ने मुझे रात को फ़ोन करके बताया कि विजय ऐसे फंक्शन है संसद मार्ग पर और आप आ जाओ और हम दोनों मुलाकात करेंगे। और आपका जो, मैं काफ़ी समय से सुमित भाई को परेशान कर रहा था कि भाई टाइम दे दो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा। भाई की व्यस्तताएँ थी और उसके बाद पहले उससे यूपी चुनाव थे, काफ़ी व्यस्तताएँ थी और फिर तबीयत का थोड़ा मसला था। लेकिन फाइनली वी आर हेयर और हम मिले हैं जस्ट। तो अभी इनसे मुलाकात हुई है और एक अवसर देखिए, बाबा साहब का जन्मदिन, बड़ा खूबसूरत पावन दिन है। तो सुमित भाई, आप जिस तरह से आप यूट्यूब पर छाए हुए हैं, आपका क्या विचार है? यूट्यूब एक जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुजन यूट्यूबर्स के लिए आप उसमें क्या देखते हैं कि कितना वो हासिल कर सकते हैं और किस तरह से वो यूट्यूब के थ्रू दुनिया में अपनी जो बहुजन विचारकी है उसको फैला सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है सुमित भाई? देखिए विजय, जो कि हम अभी यूट्यूब को एक पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मीडिया के चैनल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जब मैं यूट्यूब पे पत्रकारिता करूँ तो मैं कम से कम अपने जर्नलिज्म का जो स्टैंडर्ड है वो हाई रखूँ। और किसी मामले में भी मैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो, फैक्ट चेक हो, या उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, कैसे रिपोर्टिंग की जाए, संयमित रिपोर्टिंग हो, सभी पक्षों का उसमें उदाहरण लिया जाए और वो बिना किसी पूर्वाग्रह के वो तथ्यात्मक रिपोर्टिंग हो, तो ये एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर बन जाती है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहब, पेरियार साहब और मान्यवर काशीराम साहब, वो सब पत्रकार ही थे। उन्होंने अपने समय पर अखबार निकाले हैं, लंबा उनका संघर्ष रहा है पत्रकारिता में भी। तो उनकी विरासत को आगे ले जाते हैं तो हमारे ऊपर जरूर जिम्मेदारी रहती है। जैसा आपका सवाल है कि यूट्यूब पे बहुजन समाज के लोग कैसे कर सकते हैं, इसको एक इंडस्ट्री की तरह कैसे देख सकते हैं, तो अभी आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले यूट्यूब की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 6600 करोड़ रुपए का योगदान यूट्यूब की तरफ से हुआ है। जो भारत के यूट्यूबर हैं उन्होंने 6600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स के तौर पर, मतलब कहें कि आप अर्थव्यवस्था को दिया है, उसमें शामिल हुआ है। तो एक बड़ा अमाउंट है जिसमें कहीं कि एक उद्योग की शक्ल अब ये ले रहा है। और जब इन्होंने ये कंपनियां बनाई थी तब इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन सुमित और विजय बैठ के इसमें बहुजन मसलों में बात कर रहे होंगे या बहुजन वैचारिकी का प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, एक कारोबारी कंपनी है जिनका काम मुनाफा कमाना है और वो मुनाफे के लिए काम करती है, लेकिन हमने उनके इस प्लेटफॉर्म का कहीं कि इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने ये सोचा नहीं होगा, बट हम लोगों ने स्मार्टली कहीं कि इसको यूज़ कर लिया और अब हम इसको जर्नलिज्म टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। और इसमें संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि अपना चैनल खोलना, अगर आप सेटेलाइट टीवी की तरफ जाएँ, मैगजीन चलाएँ, अखबार चलाएँ, रेडियो या कम्युनिटी रेडियो शुरू करें तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे साधन उसके लिए चाहिए, वो मुमकिन नहीं हो पाता। और देखिए अभी तक मतलब इतने सालों में बहुजन समाज काफ़ी सशक्त भी हुआ है, लेकिन फिर भी अपना टीवी चैनल नहीं खोल पाया, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं।
लेकिन यूट्यूब पे आपको सिर्फ एक फ़ोन चाहिए। आजकल तो 5 से 10 हज़ार रुपये में ठीक ठाक फ़ोन आ जाते हैं कैमरे वाले, और अभी सस्ता डेटा है तो आपको डेटा भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। तो यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है और एक डेटा कनेक्शन है तो आप एक पत्रकार हैं। मतलब अब आपको वो बड़े बड़े टीवी चैनल के पत्रकार और रिपोर्टर माइक जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई एक रिपोर्टर बन के घूम रहा है, और हम देखें कि हमारे लोगों ने इसको एक टूल की तरह यूज़ भी किया कि जहाँ जहाँ एट्रोसिटी हुई है तो अपना मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड किया, तस्वीरें ली, उसको शेयर किया। लगातार हमने ये देखा भी है। तो हमारे लिए सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है वो कहें कि एक एम्पावरमेंट का ज़रिया है, वो एम्पावर हम लोगों को कर रही है। और इसमें खासकर उन लोगों को जो वाकई में पत्रकारिता करना चाहते हैं, जिनका पेशा और जिनकी रुचि है पत्रकारिता में, तो उनको मेरी सलाह है कि आप पत्रकारिता की अगर कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं तो वो कीजिए, और एक प्रोफेशनल आदमी बन के आप काम कीजिए। अगर आप जर्नलिज्म को करना चाहते हैं कि आपके ऊपर एक बड़ी विरासत की लेगेसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जर्नलिज्म को पूरा आगे ले जाने की बात करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। मीनवाइल अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एनीबडी कैन पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। नाउ यू आर फ्री टू अपलोड दैट। तो अभी आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो उसमें तो कोई मतलब ऐसा कहें कि भाई आपको पूरा प्रॉपर रिपोर्टिंग आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई एट्रोसिटी की खबर है तो आप अगर सिंपली उसको एक्सप्लेन कर सकें और चीज़ों को बता सकें तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा मैं इसको ये इस तरह से भी देखता हूँ विजय कि हर बहुजन को एक पत्रकार नहीं बनना है ना, कि अगर उनके पास मोबाइल है और माइक है तो उनको सब रिपोर्टिंग ही करनी है। आपके पास और भी बहुत सारे इसमें विकल्प हैं। आप अगर अच्छा गाना गाते हैं तो आप अच्छा गाने का चैनल बना सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं। कोई आर्ट आप करते हैं तो उस आर्ट से रिलेटेड कोई आप कहीं की इक्विपमेंट बजाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उससे जुड़े हुए अपने चैनल पर बना सकते हैं। आप कुकिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप अच्छा कुक करते हैं तो जैसे मेरे साथी हैं मोहित, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो उन्होंने अपना चैनल खोला, तो वो कुकिंग में अभी काम कर रहे हैं। कुछ लोग स्केच आर्ट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई को लेकर काम कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो कुछ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग देखिए कितना, मैं आजरा और सुमित ब्लॉग हमने इसीलिए शुरू किया कि वो भी हमारे पास एक तरीका है अपने कल्चर को प्रमोट करने का, बहुजन कल्चर को सेलिब्रेट करने का। तो सिर्फ पत्रकारिता की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। अगर आप में स्किल्स हैं तो आप बाकी काम भी कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारी आपके पास संभावना है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप वहाँ से आमदनी भी आपको होगी, और बहुत सारे लोग अभी कमा भी रहे हैं, अच्छा ठीक ठाक कमा भी रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं, लेकिन करियर को भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, पढ़ाई लिखाई है आपके पास में, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आप यूट्यूब पे आ जाएँ। तो पहले अपने आप को स्थापित कर लीजिए यूट्यूब में भी, और फिर देखिएगा कि क्या उसमें करियर की संभावनाएं हैं और उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने करियर को नुकसान पहुँचा दें। तो ये बातें सुमित भाई, आपने बताया कि बहुजनों के लिए अपार अवसर हैं यूट्यूब पर, लेकिन इसका अपना एक ख़तरा भी है। पिछले 7-8 साल में आप भी मानते होंगे कि जिस तरह से बहुजन पत्रकारों को जेल में ठूसने का काम किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है और कलम पर पहरा बैठाने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में खतरे का काम भी है। तो यहाँ पर आपने जैसे कहा कि फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है, आपको 100% श्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप आवेश में ना आ जाएं किसी व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है जो उसमें चल रही है, उसके आवेश में आकर कोई आपने वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पर और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसका अपना खतरा है। लेकिन आप पिछले 7-8 सालों के बारे में अगर देखें तो ये सिलसिला हालांकि बहुजनों के लिए कभी भी बहुत सुखद वातावरण नहीं रहा, अगर पत्रकारिता के लिहाज से मैं कहूँ। लेकिन पिछले 7-8 सालों में आप इस खतरे को किस तरह से देखते हैं सुमित भाई? देखिए, अब ऐसी ताकतें भारत पर राज कर रही हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, जो कहती हैं कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें अपर कास्ट अपर क्लास मेल डोमिनेशन होगा, उसी से जुड़े हुए लोग राज करेंगे, राम राज हिंदू राज की दुहाई दी जाती है। तो ऐसी विचारधारा की जब लोग सत्ता में हैं तो उनकी मुखालफत करना रिस्की है। विद्रोह करने पर हमने देखा कि तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया। प्रोफेसर रानी बाबू हो, गौतम नवलखा हो, या हमारे सिद्दीक अपन जो हाथरस की इसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया। रिपोर्टर्स को लगातार हमारे किसी भी बात पर अरेस्ट कर लेते हैं, चैनल बंद कर देते हैं। तो ये खतरे तो रहे हैं, अभी पिछले सालों में आप देखेंगे तो और ज़्यादा बड़े हैं। और भारत में जो आप देखेंगे तो फ्रीडम इंडेक्स है वो भी बहुत पीछे, मतलब पिछड़ता जा रहा है, लगातार उसमें भारत की प्रगति होता जा रहा है। अभी शायद 131 या 135वें नंबर पर भारत है उसमें फ्रीडम इंडेक्स में। तो माहौल तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। लेकिन यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा विजय कि
भारत में कभी भी अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए कोई अगर हम ब्राह्मणवादी भाषा में कहें कि शुभ मुहूर्त कोई नहीं था तो कोई ऐसा राइट टाइम नहीं था जिसमें ये घोषित किया गया हो कि आइए अब आप जो है सरकार की आलोचना कीजिए और अब आके आप अपने आंदोलन कीजिए। तो ऐसा कोई टाइम नहीं रहा। हमेशा जो भी सत्ता के हुक्मरान होते हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान होते हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं और उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र यही रहता है कि जो मजलूम हैं वो अपनी आवाज़ ना उठाएं और कुछ लोगों को जो उनको राज करना है उनको पूरी आज़ादी दी जाए। तो आप देखेंगे हमारी पूरी विरासत को आप देखिए, जब संत रविदास जो हैं वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जब वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण ना पूज्य जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो उस समय कौन सा ऐसा राज था या कौन सा ऐसा माहौल था जब सत्ता उनको जो है वो कर रही थी कि आप आलोचना कर लीजिए। वो तो सीधी टक्कर ले रहे थे, वो सीधा जो है वहाँ पे चुनौती दे रहे थे कि भैया जाति जाति में जात है, जो केतन के पात और रविदास मनुष्य न बन सके जब तक जाति न जात। तो वो जब आप देखेंगे तो वो सीधे टक्कर ले रहे हैं। आप कबीर के पास आइए, कबीर साहब के ज़माना तो ऐसा था जिसमें हाथियों के पैरों के तले कुचलवा देते थे, नदियों में डाल देते थे, सर कटवा देते थे, एक हुक्म बोलता था और गर्दन काट दी जाती थी। तो वो सवाल पूछ रहे हैं, तो दीवारों में चिनवा देते थे कि भैया जो तो ब्राह्मण जाया बान काट का ना आया कि तू अगर ब्राह्मणी का जाया है तो उसी रास्ते से कैसे पैदा हुआ जिस रास्ते से मैं पैदा हुआ। सवाल उठा रहे हैं तो कबीर सीधी चुनौती दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे, वो कहते हैं कि तुम कैसे ब्राह्मण हम कैसे सूद, तुम्हारा लहू दूध और हमारा जो लहू है वो लहू, ये कैसे हो गया, हम कैसे सूद हो गए। वो सीधा सवाल उठा रहे हैं। तो माहौल कभी उनके पक्ष में नहीं था, है ना। उसके बाद आप देखिए ज्योतिबा फूले उनको मारने के लिए घर पे ढूंढ रहे हैं, जिनमें गोंदेबा भी एक है जो उनके फिर परम शिष्य बन गए, जिनके समाज के जरिए गुलामगिरी किताबें की, उन पर हमला हुआ। माता सावित्रीबाई फूले कीचड़ उनके ऊपर फेंका गया, उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, वायलेंस हुई, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश हुई, धमकाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको याद होगा महाड़ आंदोलन किया था, किस तरह से बर्बरता के साथ गंगाइयों ने उनके ऊपर हमला किया, लोगों के सिर फोड़ डाले, उनको धमकियाँ दी गई। गांधी ने किस तरह से पूना पैक्ट के जरिए जो कहें कि जो मानसिक हिंसा है वो उसका शिकार बाबा साहब को बनाया, उनको मानसिक प्रताड़नाएँ दी। तो उनके लिए कभी माहौल तो ऐसा नहीं था कि एकदम बोल दीजिए। काशीराम साहब जब निकले तो कौन सा माहौल था कि आइए आप अपनी पार्टी बनाइए। उस समय इमरजेंसी का दौर से निकले थे देश हमारा। तो हमारे पास एक बड़ी परंपरा है जो ये कह रही है कि आपको लगातार आवाज़ उठाई रहनी है। हाँ, हमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का कि हमें देश के कानून का पालन करना है, हमें संयमित रहना है, हमें संवैधानिक मूल्यों का पालन करना है, हमें बहुत आवेश में आके ऊट पटांग की भाषा धार्मिक नारों को भड़काने का और भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करना है। हमें अपने एजेंडे पे काम करना है, जिस पर हम काम करें उसका ख्याल रखें। लेकिन राइट टाइम कभी नहीं होता, जब अन्याय हो रहा होता है तभी आपको विरोध करना पड़ता है। आप कोई ऐसी प्लानिंग करके कोई एक वक्त निकाल के आ जाएं, ऐसा नहीं होता। तो हम सब अब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जब तक हैं सड़क पर हैं बोल रहे हैं, जब जेल में चले जाएंगे तो वहाँ जाके कुछ काम करेंगे। सुमित भाई, देश का जिस तरह से तेज़ी से भगवाकरण किया जा रहा है और जिस तरह से अभी आपने देखा था रामनवमी पर क्या किस तरह का प्रदर्शन किया गया, वो भी मस्जिदों के सामने, ये बेहद ख़तरनाक है। संविधान के लिहाज से तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जिस तरह से संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, एक एक स्टेप लिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये ना इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है कि अगर किसी मस्जिद के आगे नारे लगाए जा रहे हैं, जेएनयू में नॉन वेज खाने पर अगर लड़ाई की जा रही है, तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि जो एजेंडा सेटिंग करने वाले लोग हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इस तरह का एजेंडा सेट करती है, वो ये ऐसे काम करके क्या चाहती है आपसे, आपको चाहती है कि आप इन चीज़ों में उलझे रहें, उनमें आप जो है पड़े रहें और बाकी मसलों को गायब कर दें। तो खासकर आप देखेंगे दलित, आदिवासी, पिछड़े और पसमानदा समाज की जब हम बात करते हैं उसमें ये मसले हैं ही नहीं। उनका ये मसला है ही नहीं कि हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर और ये सब पे जो लड़ाई है वो गायब है। पसमानदा मुसलमान जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, जो जहाँ पर जातिवाद उनके साथ अभी भी हो रहा है, तो उनके तो ये मसले हैं ही नहीं। आप देखेंगे तो अपर कास्ट जो भारत का मेल डोमिनेटेड पुरुष है हिंदू समाज का, वैसा ही अशराफ है वहाँ पर। तो जो ये दोनों के दोनों लोग हैं भारत में हिंदू
समाज के जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो अपर कास्ट हैं और उधर के जो अशराफ हैं वो सैयद खान और ये सब लोग हैं, ये एक दूसरे का खाद पानी है, ये एक दूसरे को खाद पानी देते रहते हैं। वहाँ से कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है और पॉलिटिक्स इनकी चलती रहती है। उधर के लोग भी मज़े में रहते हैं, उधर के लोग भी मज़े में रहते हैं। मरने वाले लोग कौन है आप ये देखिए। मॉब लिंचिंग हुई, उसकी रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा पसमानदा समाज के मुसलमान और दलित जो हैं वो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। तो हम क्या हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में फंस के अपने मसलों को गायब कर दें? पसमानदा समाज कह रहा है कि भाई हमें शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लीजिए, हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा दीजिए, हमारी भी जनगणना कीजिए और हमको एक आइडेंटिटी कीजिए शेड्यूल कास्ट की। उसके मसले पे तब जो ये सो कॉल्ड गाय के नाम पे या मस्जिद के नाम पे राजनीति करने वाले लोग क्या ये उनका एजेंडा शामिल करते हैं? वो नहीं करते हैं। तो हमें इस चीज़ को लेकर भी सावधान रहना पड़ेगा कि उनके एजेंडे में ना फंसे। वो आपको क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, क्या आपसे चाहते हैं कि आप सोचें और उसके बारे में बात करें, तो उससे बचना है। वो अपना बहुजन एजेंडा पेश करना है। काशीराम साहब कहते थे मंदिर मस्जिद हमारा कभी मसला नहीं था और ना हमें इसमें पढ़ना है। वहाँ जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ें सुनिए, आपको पता चलेगा कि वो उनका एजेंडा अलग है और ये जो चीज़ें फालतू की फैलाई जा रही हैं ये गलत है। हम इसको ये नहीं करें कि जायज़ है, ये बिल्कुल गलत है। संवैधानिक अधिकार है आप सबको जो मर्जी को पालन करना है वो कीजिए, लेकिन कम से कम हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने मसलों पर काम करना है। अंत में सुमित भाई, आज जो पावन दिवस है बाबा साहब का 131वीं जीवन की जन्म जयंती है, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब जो बाबा साहब की जयंती का ये जो अवसर है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मेरे लिए तो बाबा साहब की जयंती, गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल और माता सावित्रीबाई फुले, माननीय काशीराम सब जो हमारे महापुरुष के जो जयंती आती है, परिनिर्वाण दिवस आते हैं या उनकी कोई अचीवमेंट का दिन आता है, तो हमारे लिए तो ये जश्न का मौका होता है। क्योंकि हम लोग ना तो होली मनाते, ना दिवाली मनाते, ना कोई उस तरह के धार्मिक त्यौहार मनाते हैं, तीज त्यौहार तो कुछ मनाते नहीं। तो हमारे सारे जो जश्न के त्यौहार होते हैं हमारे महापुरुष और महामहिलाओं के दिन होते हैं। जिस दिन उनका जन्मदिन हो या फिर उनका परिनिर्वाण दिवस हो तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और आज हमारे महानायक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है और उनसे जितनी प्रेरणा बहुजन समाज लेता है, मुझे लगता है उसके मुकाबले कोई और दूसरे बहुजन नायक नायिका भी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब का तो बहुत अलग है, बहुत उनके प्रति सम्मान है। उनको हमने देखा कि कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर लोगों का आया। और देखिए संसद में आप देखेंगे तो दर्जनों मूर्तियाँ लगी हुई नेताओं की, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उस समय के नेता थे। दर्जनों मूर्तियाँ, तस्वीरें हैं, भरा पड़ा है सेंट्रल रोड। आप देखेंगे पूरा पार्लियामेंट का जो पूरा कैंपस है उसमें मूर्तियाँ लगी हुई हैं। लेकिन क्या किसी की जयंती पर, परिनिर्वाण दिवस पर इतना बड़ा हुजूम आता है? इकलौते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं जिसके प्रति वो लोग अपना धन्यवाद ज्ञापित करने, उनको थैंक यू बोलने, उनका सम्मान करने के तौर पे आते हैं। और उन बदौलत ही और शायद यही कारण है कि नेहरू जी ने बाबा साहब की समाधि दिल्ली में नहीं बनने दी। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल कारण है। और मैंने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया था कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो ये एक बात हो रही थी कि दिल्ली में राजघाट के पास गांधी की समाधि को उस तरफ एरिया में बाबा साहब की समाधि बनाई जाए। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू तमाम लोगों ने उनको जानबूझ के भिजवाया मुंबई में, ताकि अगर उनकी यहाँ पर समाधि हो तो इतना बड़ा हुजूम ना उमड़े। और आप देखेंगे चैत्यभूमि में, बॉम्बे में हर साल 6 दिसंबर को लाखों लोग आते हैं देश भर से। और अगर वो देश की राजधानी में संसद के पास होगा तो कितना बड़ा हुजूम आएगा। सोचिए, वो लोग सत्ता के प्रतिष्ठान तक पहुँचेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी जयंती पर तमाम लोग आ रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने महानायकों को याद करें और उनके जो दिन है उसको सेलिब्रेट करें। और इसलिए भी ज़रूरी है सेलिब्रेशन क्योंकि तमाम जो दिन होते हैं उसमें हम बहुत एट्रोसिटी की खबरें सुनते हैं, बहुत ऐसी परेशान करने वाली खबरें होती हैं। हमारे लोगों के साथ क्या क्या हादसे हो रहे हैं वो बहुत परेशान करती हैं, कहीं ना कहीं हमको मेंटली डिस्टर्ब भी करती हैं। बहुत बार मतलब हमें सिर दर्द की गोली लेके, नींद की गोली लेके कई बार सोना पड़ता है। ऐसे हालात हो जाते हैं कि ब्रूटल खबरें हम लोगों को मिलती हैं। तो ऐसे में अपनी फ्रस्ट्रेशन को बर्स्ट करने का, अपने आप को ज़िंदा दिली बनाए रखने का और अपने लोगों को याद करके उनसे मिलजुल के प्रेरणा लेने का मौका होता है। मिलते जुलते रहना चाहिए। तो मुझे तो ये दिन बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ख़ास दिन है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शुक्रिया कि उनकी बदौलत मेरी गिनती इंसानों में होती है। आपके तो हम हैं और आपके कारवां को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ही सही आगे ज़रूर ले पाएँ। तो साथियों, ये थे द न्यूज़वीक के फाउंडिंग एडिटर सुमित चौहान भाई। सुमित चौहान भाई को आप देख रहे थे हमारे चैनल पर। आगे भी आपके लिए इसी तरह के शानदार वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय भारत।